सबसे पहले हम देखेंगे इसके टाइप्स यानी कि क्लासिफिकेशन। तो उसके 2 टाइप्स हैं, एक हमारा आता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा हमारा आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, देन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में इसके सब टाइप्स हैं, लाइक पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, functional group isomerism, and the last one is tautomerism। वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म के टाइप्स देखें तो एक आएगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, दूसरा आएगा कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में हमारे दो आएंगे, एक आएगा ज्योमेट्रिकल, दूसरा आएगा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हम क्या देखते हैं, सिस ट्रांस या ZE वाला देखेंगे प्लस सिन एंटी वाला देखेंगे। ओके। ऑप्टिकल में हम क्या देखते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स, ट्रिक के साथ देखेंगे और इसमें हम देखते हैं आर एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फर्मेशनल में हम कॉन्फर्मेशन देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट गो विद द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सो हियर इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आना, ठीक है। जबकि हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो डिफ़र करता है, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी और एल्स डिफ़र कर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में देखते हैं, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया ब्यूटेन, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है 2 पे मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों 4 कार्बन से बने हैं, लेकिन ये इसका सिंपल फॉर्म है, ये इसका आइसो फॉर्म है। ओके, वैसे ही अगर मैं ये ले लेता हूँ, यही चेन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है, और दूसरे में ये वाला क्लोरीन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये क्या है, ये सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये क्या होगा, ये भी एक आइसोमर बन गया। वैसे ही आइसोमर है। अब जैसे ये जो है, अगर कार्बन चेन सेम रहती है और ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, इट इज़ कॉल्ड पोजिशनल आइसोमरिज्म। हुआ क्या इसमें, पोजीशन चेंज हुई। लेकिन अगर इसमें चेन ही चेंज हो रही है, लाइक 4 कार्बन की चेन थी, अब 3 कार्बन की बन गई है और एक कार्बन साइड पे आ गया। लाइक अगर मैं लेता हूँ 5 कार्बन की चेन है, 2 3 4 6 कार्बन की चेन है, लेकिन अब ये कितने की, 4 की रह गई है, और एक ग्रुप मैंने यहाँ पे और एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। तो मतलब ये क्या बन गया हमारा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, और जबकि ये क्या है, हेक्सेन। तो ये क्या, कार्बन चेन चेंज हो गई, डैट इज़ चेन आइसोमरिज्म। चेन से याद रखना, जब यहाँ पे चेन चेंज होती है। एक यहाँ पे ट्रिक आती है, क्योंकि हमें भूल जाता है कि पोजीशन कौन सा, चेन कौन सा है, तो उसमें हम याद रखेंगे मैजिक नंबर ट्रिक। एक नंबर याद रखना, क्या याद रखना, XY क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो मेन चेन में। जैसे इस चेन में कितने हैं, 4, और इस चेन में कितने हैं, 3। तो मैंने ये चेन में चार इसके नंबर ऑफ़ कार्बन थे, इसमें 3 थे, और इसमें नंबर ऑफ़ ग्रुप कितने हैं, 0। इसमें नंबर ऑफ़ ग्रुप कितना है, 1। अब ये मैजिक नंबर अगर अलग अलग आ रहा है तो ये हमारा चेन आइसोमरिज्म है, और अगर ये सेम आ रहा है तो पोजीशन आइसोमरिज्म है। जैसे ट्रिक है, वैसे ऐसे याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे कि ये 4 हैं कार्बन में, इसमें भी 4 हैं, और एक ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, 41 सेम। तो ये कौन सा हो गया हमारा, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन और चेन अगर डन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेटामरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये बिल्कुल सेम है। सबसे पहले मेटामरिज्म क्या होता है, अब जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, तो ये क्या करते हैं, जैसे हम एक ग्रुप ले लेते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये बीच में आ गया, ठीक है, ऑक्सी ग्रुप, तो ये जो है मिथॉक्सी बन गया। लेकिन यही वाला ऑक्सीजन, एक तरफ इसने मिथाइल को रखा है, एक तरफ इसने प्रोपाइल को रखा है। अगर ये वाला मैं ऐसे लिख दूँ, दो इस तरफ, तो क्या होगा, डाईथाइल। तो मतलब ये क्या होगा, ये होगा हमारा इथॉक्सी प्रोपेन, और ये हो गया सॉरी मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये होगा हमारा इथॉक्सी इथेन। मतलब चेंज आ गया, किसकी वजह से आया, इस ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज करने की वजह से आया, ठीक है। पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पर है। वैसे ही सल्फ़र हमारा चेंज करता है पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बिल्कुल इसके सेम है, लेकिन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। लाइक अगर ये वाला ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा अलग है, क्या है, जैसे मैंने एक ही चेन ले ली, यहाँ पे OH लगा दिया, लेकिन ये OH अभी क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। और अगर ये OH
हम यहाँ पे लगा के ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ईथर। सेम अगर यहाँ पे मैंने CHO लगा दिया तो ये वाला जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा कीटोन। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये से जाएगा तो क्या बन जाएगा, एस्टर। ठीक है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। ठीक है, ये कैसे बन गया एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब मैंने अंदर किया सी डबल बॉन्ड हो तो बन गया हमारा एस्टर। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म में क्या होता है, कीटो और इनोल बनता है। कीटो और इनोल कैसे बनता है, लाइक मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई ग्रुप है जिसमें कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसके दो कंडीशंस हैं, एक अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और जो अल्फ़ा कार्बन होगा जो उसकी साइड वाला उसके पास दैट इज़ वो sp3 होना ही चाहिए। जैसे ये वाला है, ये sp3 है और इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, इसके पास भी है, तो ये वाला अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है। लाइक ये यहाँ पे क्या करेगा, इसका इधर ले लेगा और ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना देगा, ये ऐसी चेन बन जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा OH, एंड ये वाला ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा अमाइड में होता है CH3NO2। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वाला जो CH3 है, मतलब अब ये वाला जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा कौन सा होता है, जो इसकी फर्स्ट पोजीशन पे होता है। तो जो अल्फ़ा कार्बन है इसके पास ये sp3 है और इसके बाद अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या करेगा, ये वाला H ये ले लेगा क्योंकि ये माइनस चार्ज कैरी कर रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये क्या था अभी एल्डो, इसको कीटो में बनाएंगे तो देगा CH2 डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड OH। मतलब इसमें जो है एल्डो और कीटो में एक्सचेंज होता है, दैट इज टोटोमरिज्म। ये हमारा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमरिज्म में सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल में मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम देखेंगे सिस ट्रांस, देन ZE और देन सिन एंटी। सिस ट्रांस समझ में आ गया, बाकी सबसे ईजी है। लाइक क्या होता है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसके साथ जो हमारे ग्रुप जुड़े होंगे, इसमें हमारा तो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे R2 है, H, इस H की जगह R3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ये सेम भी हो सकता है, या ये भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन के आगे मतलब इसके रोटेशन होगी इन दोनों कार्बन की, इट राइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड इन दोनों कार्बन के, या फिर मैं कह सकता हूँ कार्बन नाइट्रोजन के उसके साथ भी हो सकती है, और जो भी है। तो इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि जो कार्बन है इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लग होने चाहिए। अगर वो दोनों H हैं तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। अगर वो दोनों A हैं तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। बट वो वाला जो ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे, वो यहाँ पे सेम हो सकता है, बट दोनों जो A कार्बन पे हैं दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, जो होता है सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब जो सिस आइसोमरिज्म क्या होता है, अगर ये A ग्रुप है और ये भी A ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे HH है, तो मतलब ये ए जो है वो सेम साइड है, अपर वाली साइड है, तो उसको हम बोलेंगे सिस। ठीक है, और अगर यही ग्रुप ए यहाँ पर है, ए इस तरफ है एंड ये इस तरफ है, तो यहाँ पे माना तो बी है, यहाँ पे बी है, तो ये क्या है, अपोजिट साइड है, तो उसको बोलेंगे ट्रांस। ये होगा सिस और ट्रांस। लेकिन अब क्या होता है, सेम ग्रुप जरूरी थोड़ी है प्रेजेंट होंगे, तो क्या करते हैं उसको एक रूल के हिसाब से हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। लाइक अगर मेरा यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे मुझे अलग अलग ग्रुप दे दिया उसने, यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे CH3 दे दिया और यहाँ पे H दे दिया, तो मैं क्या देखूँगा कि मुझे प्रेफरेंस कैसे देना है। ठीक है, उसी के हिसाब से लाइक फ्लोरीन क्लोरीन में सबसे पहले हम देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको नंबर पहले मिलेगा, या फिर अगर कार्बन कार्बन मतलब दोनों कार्बन सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन, तो सेकेंड एटम की तरफ जाएंगे, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। और तीसरा रूल यह है कि आइसोटोप, आइसोटोप के केस में जो हैवी आइसोटोप होगा उसको नंबर ऐसे, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में देखें एग्जांपल, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो क्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा, फ्लोरीन को 2 मिलेगा। ठीक है, CH3 और H में किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, C, कार्बन का ही है ऑफकोर्स, तो कार्बन इसको फर्स्ट मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा। अब फर्स्ट अपोजिट साइड में तो ये हो जाएगा ट्रांस, और ट्रांस को ही क्या बोलते हैं हम, ई फॉर्म। ये जूसामाइन इंटेग्रन
वो है, तो इसी को हम ई फॉर्म बोल सकते हैं, फिर इसको हम ट्रांस बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया C2H5, ओके, और यहाँ पे ले लिया हमने C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, और यहाँ पे ले लिया H। अब कैसे देंगे? तो कार्बन कार्बन सेम है, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है, इस कार्बन के साथ H ही है, और O जुड़ा हुआ है। O का एटॉमिक नंबर क्या है? ज़्यादा, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको 1 नहीं मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें H और C2H5 में, इसको 1 नहीं मिलेगा। अगर ये और ये दोनों एक साइड होते तो हम C2H5 को 1 देते, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट चेन से पहले हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, या फिर जिस वैसा एटम आ जाता है जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, जैसे CHO, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ओके। तो अब ये सेम सेम है, तो उसको बोलेंगे सिस फॉर्म। सिस फॉर्म मतलब ये Z है, ठीक है। अब सिनेर्टी किसके लिए यूज़ होता है? जब नाइट्रोजन की बारी आती है। जैसे अब नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, तो इसके पास हाइड्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे एक R होगा, R1 और R2। अगर ये R2 दोनों कार्बन चेन से मिलकर बने होंगे तो ये क्या बन जाएगा? बीच में C है, डबल बॉन्ड N है, तो ये बन जाएगा कीटोक्साइन। और यहाँ पे अगर R होगा, यहाँ पे H होगा, तो ये बन जाएगा एल्डोक्साइन। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है? अगर R1 और R2 दोनों कार्बन से बने हो, और अगर वो H से इन दोनों में से एक H हो, तो वो हमारा एल्डोक्साइन हो जाएगा। वो बात की बात है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें लोन पेयर को फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, उसी के हिसाब से देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन को क्या मिलेगा? नंबर 1, इसको मिलेगा 2। अब 1 और ये लोन पेयर क्या है? ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा। 1 1 अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मतलब ये क्या हो गया? एंटी, तो हो जाएगा एंटी। अब ये क्या है? क्लोरीन, तो हो जाएगा एंटी क्लोरीन या एंटी क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इथाइल, ये वाला, सॉरी मिथाइल। अब ये क्या है? दोनों कार्बन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा एल्डोक्साइन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ही C2H5 लिया होता तो क्या होता? नहीं, प्रायोरिटीज को ही मिलती 1 को, तो मैं लिखता एंटी, ठीक है। तो एंटी, सिर्फ मैंने C2H5 लिखा, नाम चेंज कर रहा हूँ, क्या आएगा? एंटी। एंटी पे क्या है लेकिन? इथाइल, और ये क्या है? मिथाइल। एंटी इथाइल मिथाइल, मतलब इसके एंटी पे पोजीशन है, एंटी पे प्रेजेंट है हमारा इथाइल, तो एंटी इथाइल मिथाइल। और ये है क्या? दोनों कार्बन है, बीच में C डबल बॉन्ड होगा, तो ये बन जाएगा कीटोक्साइन, तो जाएगा कीटोक्साइन, ओके। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो हम देख रहे थे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस वगैरह के बारे में देख लिया। अब इसमें सिर्फ याद रखना प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस ट्रांस, सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये आगे भी काम आती है। तो इसमें जो आएगा हमारा डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये किसके लिए ज़्यादा अच्छा है? सिस के लिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, इसमें सिस जो है वो ट्रांस से आगे होता है। बाकी रह गया क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, इन सब में हमारा जो है वो ट्रांस ज़्यादा होती है। मतलब ट्रांस की जो जो ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी स्टेबिलिटी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, और कहता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो सब ज़्यादा होता है। तो इसका याद रखना BPS DPS, डाइपोल मोमेंट, सॉरी DBS डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। लेकिन यहाँ पे लगना सॉल्युबल, सॉल्युबल कौन सा ज़्यादा होता है? सिस, ओके, सेम साइड वाला DBS। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करने की ट्रिक, तो है अगर अनसिमेट्रिकल होगी अल्केन, तो उसमें हम यूज़ करेंगे 2 की पावर n। लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल होगी, फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो होगा 2 की पावर n-1, क्योंकि अब अनसिमेट्रिकल है तो थोड़े से कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 2 की पावर n-1, उसमें ऐड कर क्या कर देंगे? प्लस 2 की पावर p-1। अब ये p क्या है? p है कि अगर सिमेट्रिकल अल्केन ले लेता हूँ मैं, जैसे ये यहाँ पे सिमेट्रिकल दिख रही है, और इतना ही, ठीक है। तो अब मुझे इसमें देखना है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, ओके। और इसमें हम बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? हम ये फार्मूला लगाएंगे, तो 2 की पावर कितने हैं? 2, 2 की पावर 2 माइनस
1। पी क्या है? पी है अगर ये होगा, अगर हमारा एन मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इवन होंगे तो हो जाएगा n/2, और अगर ये हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑड होंगे तो हो जाएगा n+1/2। अभी क्या इवन है तो n/2 कितना हो, 2+1 2/2 1, तो हो जाएगा 1 2 की पावर 1 - 1 2 की पावर 1 1 0, और ये हो जाएगा 1। मतलब इसके आइसोमेरिज्म कितने हुए, ये होगा 2 की पावर 2 + 1 3। कितने आइसोमेरिज्म हुए उसके 3। लेकिन अगर मैं ये देता हूँ ऐसे, ये बन गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन गया 1 2 3, तो 2 की पावर 3 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो उसके कितने हो जाएंगे 8 हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइट मतलब एक लाइट है जो सभी डायरेक्शंस में है, उसको हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से। याद रखना प्रिज्म लिख रहा हूँ, ये है निकोल प्रिज्म। तो ये क्या बन जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब ये एक ही प्लेन में घूमेगी। ठीक है, एक ही प्लेन में घूमेगी, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीआई। फिर हम इसको डालते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये या तो रोटेट होगी या ये रोटेट नहीं होगी। अब रोटेट होगी तो दो डायरेक्शंस में रोटेट होगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये होगी क्लॉकवाइज रोटेट तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज प्लस वाला फॉर्म, जिसको हम डी फॉर्म बोलते हैं। ओके, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो क्या हो जाएगा, लीवर रोटेटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं एल, या फिर नेगेटिव वाला फॉर्म। अब इसको ट्रिक क्या है, याद कैसे रखना है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए ट्रिक है SALE, सेल। सेल से क्या है, एस फॉर्म, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ना है। एस कॉन्फ़िगरेशन, ए से एंटी क्लॉकवाइज, एल से लीवर रोटेटरी, ई को भूल जाओ। तो क्या हो गया, सेल में क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज, लीवर रोटेटरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डेट इज फॉर लीवर रोटेटरी क्या होता है माइनस, जब क्लॉक या जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी तो उसको लीवर रोटेटरी कहेंगे, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे, उससे पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए अगर उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना है, लाइक उसको अगर कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है प्लस माइनस लीवर रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसके लिए उसके पास होना चाहिए कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप अलग हो, HCH3 CO2H5 क्लोरीन, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए इस कार्बन के पास, तभी वो कायरल कार्बन बन सकता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे हम बताते हैं। ये जो है आर एंड एस है, सॉरी आर एंड एस के बाद डाइस्टेरियोमर्स एनोचोमर्स। ओके, उससे पहले आर एंड एस कैसे निकालते हैं, तो लाइक मैंने मान लिया ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 ग्रुप होंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया OH HCH3 C2H5। जैसे मैंने बोला नंबरिंग करनी है, नंबरिंग सबसे पहले कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, सबसे पहले किसको नंबर देंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि इसका अटोमिक मास ज़्यादा है, ऑक्सीजन को 1 दिया, C2H5 को 2, इसको 3, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है इससे, और ये थर्ड वाली। अगर H हॉरिजॉन्टल है, सॉरी अगर H वर्टिकल है, अगर H वर्टिकल है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वही रखो, और अगर H हॉरिजॉन्टल है, अगर H साइड पे है तो जो आ रही है उसका उल्टा कर दो। लाइक यहाँ पे H वर्टिकल है तो उसको हम वही रखेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे घुमाएंगे, 1 2 3, तो ये 1 2 3 ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने याद किया था SALE, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन अगर ये H यहाँ पे होता और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो ये क्या हो जाता हमारा R फॉर्म। ठीक है, अब ये R और S का यूज़ कहाँ पर है, लाइक अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ और एक ये लेता हूँ OH C3H C2H5 C2H5, इसमें क्या होगा 1 2 3, इसमें होगा 1 2 3, ये ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज और ये घुमा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्या बोलूँगा, एस फॉर्म, इसको बोलूँगा आर फॉर्म। तो मुझे क्या दिखा, ये दोनों जो हैं
इनकी अपोजिट है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इसको हम इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, घुमाकर। तो नॉन सुपर इम्पोज, सॉरी, सुपर इम्पोज हम इसको नहीं कर सकते हैं, बट ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल दिखती एक जैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। ओके। और दूसरी तरफ अगर ये ग्रुप ही अलग हो जाए, लाइक यहाँ पे CH3 था, सॉरी यहाँ पे OH था, मैंने मान लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसको रहने देते हैं, आगे चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया ये था और ये था, यहाँ पे था हमारा C2H5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या OH है सिंपल, C2H5 CH3H, ठीक है। मिरर इमेज है नहीं है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। ये हो जो हमारा डायस्टेरियोमर्स। और अगर ये बिल्कुल सेम है, लाइक यही मैं लिख देता हूँ OH OH C2H5 CH3 CH3 C2H5, ये हो जाएगा हमारा H H। अब ये क्या है, बिल्कुल सेम है, मिरर इमेज तो नहीं है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, सुपर इम्पोजेबल है, तो उसको मैं बोल दूंगा ये हमारे हैं आइडेंटिकल। हमने क्या देखा, 3 तरह के देखा, आइडेंटिकल, डायस्टेरियोसोमर्स और इनएंशियोमर्स, ठीक है। और अगर वन कायरल कार्बन की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डायस्टेरियोसोमर्स मतलब इनएंशियोमर्स के लिए क्या कंडीशंस हैं, दोनों की आर एंड एस फॉर्म जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, मतलब ये एस है, दूसरा आर होना चाहिए, अगर ये आर है तो दूसरा एस होना चाहिए, तभी वो ऐसे इनएंशियोमर्स होंगे, ठीक है। आइडेंटिकल के लिए अगर ये आर है तो ये भी आर होना चाहिए, अगर ये एस है तो ये भी एस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम आर और एस का यूज़ करते हैं। दूसरा, सो नेक्स्ट इज, अगर 2 कायरल कार्बन होंगे, अब कैसे बताएंगे, तो एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा, इसकी और इसकी, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 2 कार्बन यहाँ पे होंगे, 2 कायरल कार्बन, और 2 कायरल कार्बन हमारे यहाँ पर होंगे। तो लाइक टेकिंग एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ले लिया H Br Br H Me Me, ओके। यहाँ पे Br यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे Br यहाँ पे ले लिया। अब ये देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ये कार्बन, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है 1 2, एंड ये वाला जो ये ग्रुप है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 इसको। तो ये कैसे घूमा, ऐसे, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो मतलब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसको उल्टा करेंगे, तो ये ऐसे करके घूमा, ये कार्बन लंबी चेन थी इसलिए, मतलब इसके साथ ब्रोमीन है और मिथाइल भी है, इसे मिथाइल था इसलिए इसको 3rd नंबर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से घूमा, अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमने याद किया था SALE, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या होगा, आर फॉर्म, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे H जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो उसको क्या मैं ले लूँगा S फॉर्म। समझ में आया, यस, ओके। दूसरे वाला देखेंगे, ब्रोमीन यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, तो ये घूमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये वापस H यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हुआ S फॉर्म, लेकिन मैं लूँगा क्या, आर फॉर्म। क्यों लिया, क्योंकि इसमें स्विच करना है, समझ गए ना, क्योंकि H इसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होता तो हम जैसे आता है वैसे रखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन वापिस सेम ऐसे ही आएगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, ये यहाँ पे H था हॉरिजॉन्टल, ये घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम क्या लेंगे इसको, आर फॉर्म, लेकिन ये है क्या, H हॉरिजॉन्टल है इसलिए हमने इसको स्विच कर दिया, S ले लिया, ओके, S फॉर्म हो गया। दूसरा ब्रोमीन, ये दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये इस तरीके से घूमा। अब ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा S फॉर्म, लेकिन H क्या हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या ले लेंगे, आर। अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्म आई है मेरी, SR और RR, ये हो गई गड़बड़। क्यों, अगर यहाँ पर ये SR आती और यहाँ पे RS आती,
आर एस कब आती? जब ये भी ब्रोमीन इस तरफ होता, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब क्या, ये ऐसे आया, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता ब्रोमीन 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 हाइड्रोजन 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 मिथाइल मिथाइल, ये क्या है? दूसरे की मिरर इमेजेस। तो मतलब क्या है, ये ब्रोमीन ब्रोमीन था, मतलब इसका क्या है, एस आर। इसका क्या है मेरा, जब बी आर इस तरफ था मेरा आया एस, अब इसका क्या आ रहा है, ये आर आ रहा है ना, एस आर आया, सॉरी ये एस आया, ये आर आया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर और एस। नहीं समझ में आ रहा, निकाल के देख लेते हैं। 1 2 3, सॉरी 3 यहाँ पे। तो ऐसे घुमाया, कैसे घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो ये क्या हो गया एस, लेकिन मुझे क्या करना है स्विच, तो ये हो जाएगा आर। ऐसे ही 1 2 3 ऐसे घुमा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लेकिन एच क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए क्लॉकवाइज का क्या होता है आर, लेकिन मैं लूँगा एस। तो ये जब एस आर से आर एस बन गया, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, इसकी एस आर आर एस हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा इनैंशियोमर। अगर आर आर होता तो एस एस आना था, अगर एस आर एस होता तो एस आर आना था, ठीक है, चेंज होनी चाहिए, तो होता है इनैंशियोमर। अगर वो आर आर से आर आर ही रह रहा है, एस आर से एस आर ही रह रहा है, तो हो जाएगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब पता है ना, सेम, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो था, एक एस आर है दूसरा आर आर है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे डायस्टेरियोमर्स। समझ में आया हम कैसे यूज़ कर रहे हैं आर एंड एस फॉर्म का, ये फाइंड करने के लिए कि डायस्टेरियोमर्स इनैंशियोमर्स हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है मीज़ो कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया था बी आर एच एच मिथाइल मिथाइल। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सिमेट्री, ऊपर भी नीचे नीचे भी सिमेट्री। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से इनकी जो ऑप्टिकली ये इनएक्टिव हो जाते हैं। समझ में आया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। वो ऑप्टिकली एक्टिव थे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं, मतलब ये रोटेट नहीं होते। तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। फिर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड ले लेता हूँ, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। तो अब ये यहाँ से अगर मैं सेंटर से प्लेन पास करूँगा या दिखूँगा, तो मुझे दिख रहा है ये भी सिमेट्रिकल है, ऐसे सिमेट्रिकल है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा मीज़ो कंपाउंड हो जाएगा, जिसमें सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दूसरा है हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें अगर आर और एस फॉर्म, सॉरी एल एंड डी फॉर्म या फिर आर एंड एस फॉर्म भी बोल सकते हैं, अगर ये इक्वल कंपोजिशन में है, ठीक है, जैसे कि हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है डी एंड एल फॉर्म 50-50% होता है। तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से हमारा जो एल एंड डी फॉर्म है ये इक्वल कंसंट्रेशन में आ गया, इस वजह से ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है आर एंड एल फॉर्म कैसे निकालना है ऑप्टिकली कंपाउंड्स में, और ऑप्टिकली कंपाउंड्स आर एंड एस फॉर्म का यूज़ कहाँ पर है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया है, डिस्कस इट हियर। तो स्ट्रक्चर जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं, सेम, अगर सिमेट्री प्रेजेंट होगी और सिमेट्री एब्सेंट होगी। अगर सिमेट्री एब्सेंट होगी तो वही फार्मूला 2n, लेकिन अगर सिमेट्री एब्सेंट है प्रेजेंट है तो यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी, एक कि जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है वो इवन हो या ऑड हो। अगर इवन होंगे तो थोड़ा सा सिंपल फार्मूला है, वो क्या है 2n-1 प्लस 2n/2-1, क्योंकि इवन है तो n/2-1 करेंगे, लेकिन अगर ऑड है तो कर देंगे 2n-1/2। समझ में आया, क्योंकि पता है कि इवन नंबर को 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो उसको -1 करके 2 करेंगे, इसे याद रहेगा। और ये सेम लिखेंगे 2n-1, बस क्या बीच में माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ये हैं, ये हमारे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और ये हमारे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो सिर्फ है 2n-1, ठीक है, समझ में आया। मतलब ये हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल निकाल रहे हैं, जब टोटल निकालते हैं तो प्लस करते हैं। प्लस किस किस को किया, एक्टिव वाले को और इनएक्टिव वाले को। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स में से ऑप्टिकली इनएक्टिव को निकाला। तो मतलब ऑड के केस में हम ऑप्टिकल
एक्टिव आइसोमर्स निकालते हैं और इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालते हैं। ठीक है, याद रहता है, ठीक है, अदरवाइज इम्पोर्टेंट तो है पर ठीक है, नहीं याद रहेगा तो। नेक्स्ट और लास्ट, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब कन्फर्मेशनल हमें दो का देखना है, एक इथेन और एक ब्यूटेन। अब इथेन क्या होता है, CH3 CH3, तो ये अपने आप को कैसे कर लेता है, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल मतलब ठीक है, बीच में कार्बन है। अब ये कार्बन जो है एक H एक H एक H ये है, और मैं मान लेता हूँ जो पीछे वाला कार्बन है उसका H ये है और ये है, ठीक है। ओके, एक कंडीशन ये है, या फिर क्या हो, अब ये वाले जो H हैं, सॉरी ये हमारे 3 H थे, और पीछे वाले H हैं वो क्या आ जाए, इसके पास आ जाए, तो ये H आ गया, तो क्या हो गया, इसके पास आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, और ये जो बिखरे हुए हैं जिसमें दिख रहा है कि स्टेबिलिटी है, अलग अलग है, 3 इसके इधर है 3 इसके इधर है, ये हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। इतना याद रखना है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। एनर्जी प्रोफाइल की डायग्राम की बात करते हैं, ये हमारी एनर्जी हो गई, ठीक है, और ये हमारा हो गया डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल क्या है, ये इसके बीच का एंगल। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जो अनस्टेबल होगा, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एक्लिप्स्ड फॉर्म की, तो ये हमारा हो गया एक्लिप्स्ड। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एक्लिप्स्ड, नीचे वाला हो जाएगा स्टैगर्ड, जो नीचे नीचे आएंगे स्टैगर्ड, ऊपर क्या होता है एक्लिप्स्ड। ओके, ये होगा हमारा इथेन के बारे में। अब ब्यूटेन कैसा होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब इन दोनों के साथ देखेंगे, लेकिन एक इसमें CH3 CH3 भी है, तो मैंने मान लिया ये कार्बन एक बीच में है और साइड से। अब एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो CH3 है यहाँ पर है, और ये इसका वाला CH3 दूसरे वाले का CH3 यहाँ पर है, ठीक है, बाकी तो अच्छे अच्छे होंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये ओवरलैप कर जाएं, CH3 इसका CH3 इसके साथ, मतलब ये बिल्कुल है, दिखाने में दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे तो अच्छी है, ठीक है, ये मैं दिखाने में दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसके साथ ही है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो ये हो जाएगी स्टैगर्ड फॉर्म, ये हो जाएगी एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसकी एक और फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी, कि थोड़ा और 60 डिग्री घूमे, और 60 डिग्री घूमे, तो ये वाला जो CH3 है ये यहाँ पे आ जाए, और ये वाले जो H हैं वो एक यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, तो वो वाला मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये CH3 यहाँ पे है और ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। लग रहा है ना कितना स्टेबल, कितना दूर दूर है सब, मस्त एकदम। और ये क्या हो जाएगा, फुली ओवरलैप है। दूसरा क्या करे, ये इस H के साथ ओवरलैप करे, लाइक कैसे, ये CH3 यहाँ पे था, H था, अब क्या होगा, इसके साथ H ओवरलैप करे, मतलब ये 60 डिग्री घूम गया पीछे वाला, और इसके साथ CH3 ओवरलैप करे, इसके साथ H, तो ये थोड़ा सा कम अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये हो जाएगा फुली एक्लिप्स्ड, और ये हो जाएगा हमारा फुली स्टैगर्ड, ये हो जाएगा एक्लिप्स्ड। अब जो हमारा फुली स्टैगर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एंटी फॉर्म, एंटी, और इसको याद रखते हैं गाउच, एक एंटी है इसका नाम गाउच है, तो ऐसे याद रखना, एंटी गाउच, सॉरी अगर दिखाना हो, ठीक है। ये क्या है, अगर ये CH3 CH3 बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, मतलब ये थोड़े से 60 डिग्री एंगल पे हैं, डैट इज़ स्टेबल है थोड़ा सा, लेकिन अगर ये बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे तो कुछ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, डैट इज़ मतलब ये स्टेगर्ड से क्या हो जाएगा, फुली स्टेगर्ड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला मैंने क्या बोला, CH3 CH3 बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, ये CH3 H के साथ ओवरलैप करे और ये वाला CH3 H के साथ ओवरलैप करे, तो हो जाएगा एक्लिप्स्ड, और ये वाला हो जाएगा फुली एक्लिप्स्ड, पूरी तरह से एक्लिप्स्ड है, ये वाला स्टैगर्ड फुली स्टैगर्ड। उसके नाम क्या दे दिए, एंटी और गोच, ठीक है, एंटी गोच। उसकी स्टेबिलिटी कैसे याद रखनी है, एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, दिख रहा है सामने, दूर दूर है, एंटी मतलब फुली स्टैगर्ड वाला, फिर स्टैगर्ड जिसको बोलते हैं गाउच, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्लिप्स्ड, फिर आ जाएगा फुल्ली एक्लिप्स्ड। समझ में आया। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, जो सबसे स्टेबल होगा उसको हम सबसे नीचे रखेंगे, तो मैंने मान लिया यहाँ पे एंटी है, और गाउच इसके थोड़ा सा ऊपर है, उससे पहले पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये गाउच,
ये क्या है, एंटी, ये गाउच, ये हमारा इक्लिप्स्ड और ये हमारा हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। समझ में आ गया? ओके, ये हमारा हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये हो गया डायहेड्रल एंगल। मतलब जिसकी जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। पता ही है ना, जो अनस्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, एंटी गाउच एंटी गाउच एंटी गाउच, बस ऐसे याद रखना। बस ये कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे आ जाता है हमारा, अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है और यहाँ पे OH आ जाता है, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे गौच वाली फॉर्म जो होती है वो एंटी से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। वैसे ये एंटी गौच वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल कब हो जाता है, जब ये हमारा गौच वाला कब स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, इस वजह से। ओके, सो वन एंड लास्ट टॉपिक, 2 मिनट का टॉपिक है, इसमें ट्रिक याद रखना है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन वाली रिंग। अब इसके भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। तो एक होता है कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कैसा है। दूसरा होता है कुछ ऐसे, लाइक बोट, इसका ही यहाँ पे दूसरा होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, बोट। ये क्या है, चेयर कितना दिख रहा है, ये थोड़ा इसका आधा है, तो ये हो जाएगा हाफ चेयर। एक दो बार ड्रॉ करना, याद आ जाएगा। और लास्ट वन, अब इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, मतलब ट्विस्टेड बोट, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये बीच वाला कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसे मुड़ गया है, बोर्ड मुड़ गई है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ट्विस्टेड बोर्ड। बस इसका स्टेबिलिटी याद रखना। स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा हाफ चेयर, ये चेयर, ये बोर्ड, ये ट्विस्ट बोर्ड। इसकी ट्रिक है, चाय टाइम विद ब्रो, वो पता है ना भाई वगैरह, चाय टाइम, एक लड़का है वो बोल रहा है चाय टाइम विद ब्रो ऑन हिल्स। ठीक है, मतलब एक लड़का है या फिर कोई क्लास का बच्चा है, वो अपने आप को देख रहा है, इमेजिन कर रहा है कि हिल्स पे जाकर हम अपने भाई जो हैं साथ में पढ़ने वाले चाय पियेंगे, कितना मज़ा आएगा। तो चाय टाइम विद ब्रो ऑन हिल्स, थोड़ा एक दो बार लिखोगे आप, बोलोगे तो याद हो जाएगा। चाय मतलब चेयर, टाइम से ट्विस्ट बोट, पीछे कुछ नहीं है, ब्रो से आएगा बोट, हिल से आ जाएगा हाफ चेयर। अब हिल से एक और चीज़ याद है कि हिल पे है, हिल मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, ये, ठीक है, कुछ ऐसे। हिल्स पे क्या है हमारा, हाफ चेयर है, मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो स्टेबल, अब सबसे कम, तो मतलब जो चेयर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कौन सा, चेयर। हाफ चेयर के बाद कौन सा, बोट, उसके नीचे वाली जो है वो क्या हो जाएगी, बोट, उसके नीचे वाली हो जाएगी ट्विस्ट बोट, और सबसे नीचे जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है वो है चेयर, लेकिन इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इसके साथ हमारा आइसोमरिज्म हुआ कंप्लीट। अब एक वीडियो में हम आइसोमरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आयोपैक रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स। ठीक है, थैंक यू।